व्हाट्सअप गाइस, एक इंटरेस्टिंग वीडियो है कि रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी। और रतन टाटा रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहा जाता उनको रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद लैंड रोवर, रेंज रोवर, टाटा स्टील कंपनी, पैंटलू, मतलब सब कुछ फिर भी गाड़ी रिचेस्ट नहीं कहा जाता। हाँ, सबसे ज्यादा। तो अब देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है। ओरिजिनल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लाइव हिंदी फैक्ट चैनल से, अमेजिंग चैनल है, ऐसी और वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो उनके चैनल पे, अमेजिंग वीडियोस होती हैं। और हमारे जो व्लॉगिंग चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 1 2 3 गो। दोस्तों, जब भी कभी भारत के अरबपति लोगों की बात की जाए, यानी भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए, तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। पहला तो है रतन टाटा और दूसरा मुकेश अंबानी। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि इन दोनों लोगों में से ज्यादा अमीर कौन है। वैसे कागजों पर तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हमेशा ही रतन टाटा से ज्यादा नजर आती है, लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा और मुकेश अंबानी के पूरे इतिहास और उनकी नेटवर्थ की सटीक तुलना करके दिखाएंगे, जिससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि असल में इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का कंपैरिजन करते समय इन दोनों ही लोगों का इतिहास जानना बेहद जरूरी है, और इसीलिए पहले हम रतन टाटा के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी साल जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। अब जमशेदजी टाटा की अगर बात करें तो उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इसी शहर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के साथ काम करने लगे। दोस्तों, जमशेदजी को एक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। हालांकि उस समय अंग्रेजों के राज की वजह से खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जमशेदजी के इरादे काफी मजबूत थे। आखिरकार जमशेदजी ने सन 1868 में 21,000 की पूंजी से एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की। और यहीं से टाटा ग्रुप की नींव पड़ी। जमशेदजी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत नागपुर शहर में एक कॉटन मिल बनाकर की थी। वो शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए वे कई बार इंग्लैंड भी गए थे। जमशेदजी ने अपनी कॉटन मिल को बहुत अच्छी तरह चलाया और साथ ही अपने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। असल में जमशेदजी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेदजी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे। और वो तभी संभव हो सकता था जब भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जमशेदजी ने इन तीनों ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात ये थी कि अपने पूरे जीवन में वो इन तीनों में से एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे। एक बार जमशेदजी को इंडियन होने की वजह से एक 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया था, और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वे एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतीय लोगों को जाने की आज़ादी होगी। और तभी उन्होंने मुंबई का मशहूर ताज होटल को बनवाया था। असल में जमशेदजी खुद से ज्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे, और यही सीख उन्होंने अपने बेटे दोराब जी को भी दी थी। साल 1904 में जमशेदजी के निधन के बाद जब कारोबार की जिम्मेदारी दोराब जी पर आई, तो उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के आदेशों पर चलते हुए सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, बल्कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नाम के एक गांव में अपना स्टील प्लांट लगाया। साल 1938 में दोराब जी के बाद टाटा सन्स की बागडोर जेआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जेआरडी टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन थे और वे बहुत तेजी से नई कंपनियां और नए बिजनेस शुरू करते थे। जिस समय जेआरडी टाटा कंपनी के चेयरमैन बने, उस समय टाटा ग्रुप में कुल 14 कंपनियां हुआ करती थी। दोस्तों, जेआरडी टाटा ने ही भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टाटा की कुछ मशहूर कंपनियां जैसे टाटा केमिकल, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टीसीएस की शुरुआत भी जेआरडी टाटा ने ही की थी। सन 1991 में जब जेआरडी टाटा ने कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा था, तो कंपनियों की संख्या 14 से 95 पहुंच गई थी। जमशेदजी और दोराब जी की तरह ही जेआरडी टाटा भी खुद से पहले भारत और भारतीय नागरिकों के बारे में सोचते थे, और इसीलिए वह टाटा के सोशल वर्क को एक कदम और आगे ले गए थे। दोस्तों, जेआरडी टाटा के बाद
टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा। और रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा के सभी बिजनेस और कंपनियां और भी नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अब टाटा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज करती है। दोस्तों ये तो हुई बात टाटा ग्रुप की। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। दोस्तों मुकेश अंबानी की ये कहानी साल 1960 में शुरू होती है, क्योंकि उसी साल उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। दरअसल धीरूभाई अंबानी का जन्म सन 1932 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। वैसे तो उनके पिता एक टीचर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों उनका मन हमेशा ही खुद का व्यापार करने का हुआ करता था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1960 में मुंबई के अंदर अपनी पहली कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी भारतीय मसालों और पॉलिस्टर यार्न का व्यापार करती थी। इसके बाद साल 1966 में धीरूभाई ने कपड़े का व्यापार शुरू किया और अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की नींव डाली। दोस्तों साल 1973 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। धीरूभाई अंबानी भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बिजनेस करने की जबरदस्त काबिलियत थी। वह लोगों का भरोसा जीतने और उनसे अपनी बात मनवाने में माहिर थे। यही वजह थी कि उस जमाने में भी रिलायंस के पास जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टर्स मौजूद थे, जबकि दूसरी कंपनियां दिन रात मेहनत करके भी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं जीत पाती थी। इसके बाद दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए और जिस भी बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला उसमें वो टॉप बिजनेसमैन बन गए। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का देहांत होने के बाद उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बांट दिया गया। लेकिन बाद में अनिल अंबानी को बिजनेस में लॉस होने लगा, जिससे उनकी कई कंपनियां बैंकरप्ट हो गईं। अभी कुछ समय पहले ही उनका ये बयान भी आया था कि कारोबार में घाटा होने की वजह से इस समय उनकी नेटवर्थ 0 हो गई है। इसके विपरीत मुकेश अंबानी ने अपने पिता से विरासत में मिले बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से चलाया और वो अपने हिस्से में आई सभी कंपनियों को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि आज उनकी गिनती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अमीर लोगों में की जाती है। ये तो है। दोस्तों ये तो हुआ दोनों कंपनियों का इतिहास। अब हम रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों की तुलना करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि दोनों में ज्यादा अमीर कौन है। दोस्तों मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए तो उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जबकि रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो आदि सभी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। अब अगर बात करें टाटा ग्रुप की तो रिलायंस कंपनी की तुलना में इसकी सहायक कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाटा ने लगभग हर एक इंडस्ट्री में ही अपनी दस्तक दी हुई है। ऐसे में अगर हम दोनों कंपनियों के मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम टाइम टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा रहता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा है तो फिर रतन टाटा का नेटवर्थ मुकेश अंबानी से इतना कम क्यों है? असल में इसका कारण ये है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लगभग 48% शेयर के मालिक हैं। इसीलिए सितंबर में उनकी नेटवर्थ $88 बिलियन तक पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो टाटा कंपनी में उनके शेयर 1% से भी कम है, जिसके कारण उनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी के सामने काफी कम नजर आती है। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि अगर रतन टाटा सिर्फ 1% शेयर के मालिक हैं तो फिर टाटा की बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि टाटा की लगभग 66% शेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाए गए चैरिटेबल संस्थाओं के पास है, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल हैं। दोस्तों ये सभी संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय लोगों की मदद करने का काम करती है। अब अगर ये 66% शेयर इन संस्थाओं की जगह रतन टाटा के नाम होते तो यकीनन आज वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते। दोस्तों इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि मुकेश अंबानी भले ही पेपर पर अमीर हैं, लेकिन असली अमीर तो रतन टाटा ही हैं। बाकी इन दोनों लोगों के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और
मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी कितना परिवर्तन लाते गए देश के लिए। और जैसे गोल था कि भारत के एजुकेशन सिस्टम हर एक चीज को सुधारना, लोगों की मदद करना। ये मैंने तुझे बोला था, मैंने कहा हो सकता है, जब उसने मुझे वीडियो बताई थी कि हो सकता है कि मतलब थोड़ा वो चैरिटी उससे ना रतन टाटा वाला थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द जितने भी फाउंडेशन उन्होंने करी हैं चैरिटी के, तो उनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है। और ये 1% अब तो ये देखना, मतलब छोटा सा एग्जांपल ये है, जैसे अभी उन्होंने बोला था कि जैसे कोविड में और कोई भी अगर एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव है, डेथ हुई या कुछ है, तो उसकी वो जाएगी, पेंशन जाएगी। और वो बहुत ही सब सोच समझ के चलते हैं हमेशा, और बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब जितना भी अभी तक देखा है। और वैसे ही अंबानी भी है, क्या देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना रिवॉल्यूशन लाए आज टेक्नोलॉजी में। गाँव में हर कोई एक नॉर्मल बंदा भी गाँव में जो है अगर कोई फोन यूज कर रहा है ना, मोबाइल यूज कर रहा है, तो पूरा जो क्रेडिट है वो अंबानी को जाता है। और जो आज जो इमेज पूरे देश में इंडिया की बन रही है, एजुकेशन सिस्टम हर एक चीज की बन रही है, तो कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। और आज ये देखो ना, बड़ी से बड़ी कंपनी के मालिक आज टाटा के पास सारे लैंड रोवर, रेंज रोवर हो गई अपनी, मतलब कि इतने ब्रांड्स हैं जिनको तो हम जानते भी नहीं है। घर में अगर किचन में भी जाओ ना, तो बहुत सारी चीजें टाटा से रिलेटेड भी होती है। किचन से लेके इवन वॉशरूम था, तो दोनों अपने ही क्या बोलते हैं, अपने अपने जो इनके जो फील्ड्स हैं उसमें सक्सेसफुल हैं। और अब पता ही लग गया कि वो क्यों अमीर है और उनकी नेटवर्थ इतनी कम क्यों, क्योंकि वो 1% हिस्सेदार है। और सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोनों ने ही जो इंडिया के लिए जो किया ना, मतलब तो एक बार लिख देना यार गाइस, टाटा एंड अंबानी ऑलवेज ओपी। मतलब देश के लिए जो ये लोग करते हैं ना, मतलब कि पैसा कमाते हैं, नो डाउट, नेटवर्क व्यक्ति, लेकिन इन्हीं की वजह से देश तरक्की पर होता है। चाहे डिजिटलाइजेशन हो, चाहे क्या बोलते हैं, आज हम सिम यूज कर पा रहे हैं जियो की, जिससे रिवोल्यूशन है। कहाँ हम भाई साहब 250 रुपए में 250 MB लेते थे, पता नहीं कितने MB लेते थे, आज 250 रुपए का रिचार्ज कराओ तो रोज ही 1-2 GB मिलती है। वो चीज हो गई। प्लस जियो आ गई, ऑनलाइन वो हो गया, पैंटलून्स हो गए, बहुत चीजें, मतलब वैरायटीज आ गई। और प्लस इतना कुछ महंगा नहीं है इन चीजों पे, मेन ये एक मतलब वही मैं बोल रही हूँ, घर तक डिलीवरी आ जाती चीजों की। टाटा क्लिक हो गई, या फिर जैसे जियो मार्ट हो गया, इस टाइप से रिलायंस डिजिटल हो गया, बहुत सारी चीजें। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको कैसा लगी बताना जरूर। और ऐसी किन वीडियोस पे आप कंपैरिजन चाहते हो, किन वीडियोस पे रिएक्शन बताना जरूर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।